सभी सम्मानीय साथियों, आज भारतीय बहुजन अलायंस इसकी ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का आयोजन के तरफ से स्वागत करते हुए ये नए अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी भूमिका क्या है, ये आपको सामने रखते हुए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पहले आज़ादी के 77 ईयर्स पूरे हो गए और ये साल में भारत का 75वां साल संविधान का शुरू है। जब नए राष्ट्र की कल्पना की गई तो फ्रीडम फाइटर का एक सपना और संविधानकर्ताओं का एक आदर्श, इन दोनों का तालमेल बनाकर एक नए समाज और राष्ट्र की निर्मित होना आवश्यक थी। उस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हुए, और जो नहीं हुए उसकी तस्वीर हमें भारत सरकार के और दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से समझ में आती है। जैसे सच्चार कमेटी रिपोर्ट है, मंडल कमीशन रिपोर्ट है, प्रोफेसर कुंडू कमीशन रिपोर्ट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया का भारत के बारे में क्या कहता है। ऐसे सारे रिपोर्ट की ये आंकड़े बताते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के हिसाब से देश में एक ऊंची जगह पे पहुंची है, दुनिया में 5वें नंबर की है। इसके बावजूद इस भारत में 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को देश के प्राइम मिनिस्टर प्राउडली कहते हैं कि हमें फ्री अनाज बांटना पड़ता है। इसका मतलब 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का इंडिपेंडेंट साधन नहीं है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार जब कौन है, अकाउंटेबिलिटी जब हम फिक्स करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने भी आज तक देश में शासन किया, केंद्र सरकार चलाई, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सारे जिम्मेदार हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, या और किसी दल के तरफ से हो, इनका ये फेल्यूर है, इनका ये नॉन परफॉर्मेंस है। और ये नॉन परफॉर्मेंस के कारण इसका जो ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो दबे कुचले लोगों को हुआ, शोषित वर्ग को हुआ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ हुआ, बैकवर्ड लोगों के साथ हुआ। और इसीलिए जब माइनॉरिटी, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ तो उनकी राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में मजबूती से खड़ी हुई, बाबा साहब के बाद साहब श्री कांशीराम जी के ज़माने में मजबूत खड़ी हुई। लेकिन पोस्ट कांशीराम जी पीरियड जो है वो बहुजन आंदोलन देश के कोने कोने में बिखर गया, और उससे क्या हुई तो बहुजनों की राजनीतिक आवाज़ संसद में या देश के राजनीति में कमज़ोर होने लगी। इसी बात को समझकर हमारे जिम्मेदार साथियों ने बहुजन समाज की राजनीतिक आवाज़ को बुलंद करके मान सम्मान की लड़ाई और हिस्सेदारी की लड़ाई, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई को बुलंद करने के लिए देश के कई राज्यों में छोटे छोटे बहुजन आंदोलन के दलों को इकट्ठा करके आज इस ऐतिहासिक क्षण पे, ऐतिहासिक दिन पे भारतीय बहुजन आंदोलन का निर्माण करने का फैसला किया है। और ये इसकी पार्श्वभूमि आप जब देखते हैं तो एक बात के ऊपर और गौर करना होगा कि देश के जो भी नीतिकार है, पॉलिसी मेकर है, सरकारें एमपी एमएलए से होती है, लेकिन पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं वो बहुजन के खिलाफ वाली पॉलिसी बनाते हैं। चाहे वो मामला रिजर्वेशन इन प्रमोशन का हो, रिक्रूटमेंट का मामला हो, हिस्सेदारी का मामला हो, या देश में ज़मीन से लेकर सरकारी नौकरियों तक का मामला हो, बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। एट्रॉसिटी तो एक अलग ही बात है,
लेकिन देश के संसाधनों में भागीदारी नहीं होना ये अपना 77 ईयर्स का एक बड़ा फेल्योर है। और ये फेल्योर को एड्रेस करने के लिए आज का एक मौका है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का ज़माना कारपोरेट पॉलिटिक्स का है। कारपोरेट देश के नीति तय करते हैं, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी कारपोरेट तय करते हैं, आदिवासी का जल जमीन और जंगल का अधिकार छीनने का प्लान बड़े बड़े देश के उद्योगपति धन्ना सेठों के लोग सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं। इसका अगर पुरजोर पूरे ताकत और शक्ति के साथ विरोध करके अपनी एक नई नीति को सामने लाना होगा तो एक नए राजनीतिक मंच की बाबा साहब ने भी वकालत की थी, कांशीराम साहब ने भी वकालत की थी। उसी रास्ते पर चलकर भारतीय बहुजन आंदोलन इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में अगर कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, जो देश का सबसे बड़ा 90% हिस्सा है, उस 90% हिस्से की राजनीति बड़ा करके देश के संसाधनों में हिस्सेदारी पाना, देश के पॉलिसी मेकर बनना और रूलिंग क्लास बन के इस देश के बहुजन समाज के साथ न्याय करना, ये भारतीय बहुजन आंदोलन की भूमिका है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब। हमारे बीच में ठीक है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस ऐतिहासिक हाल में देश के सभी वो राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर संचालित की जा रही हैं, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षगण महोदय को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। और साथ ही साथ आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों? यद्यपि अलायंस पहले से भी बहुत बने हुए हैं, फिर भी भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के संविधान को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए कहा था कि यद्यपि राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी लेनी बाकी है। इसलिए आज पूर्व में अभी तक जो भी अलायंस रहे हैं वो यथास्थितवादी ताकतें रही हैं, यथास्थितवाद को पोषक रही हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी लाने के पक्षधर नहीं है। इसलिए देश के वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो समतामूलक समाज बनाने की पक्षधर हैं, इस देश के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायकों, मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एवं इसके साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नाइकर, नारायण गुरु, संत गाडगे तथा मानवर कांशीराम जी के
उन सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते चलते हुए विषमता मूलक समाज का खात्मा कर जो इस देश का सबसे बड़ा भयंकर रोग है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म कर समता मूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष कर सामाजिक आर्थिक आज़ादी दिलाना और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल करके समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना, यानी राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको सबके बराबर लाने का प्रयास करना आदि प्रमुख उद्देश्यों के साथ आज सभी राजनीतिक पार्टियां जो मिशन की पक्षधर हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हैं और सबकी आपसी सहमति से आज यहाँ पर भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। जैसा कि देखा गया है, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों पर आंसू तो बहुतेरे बहाते हैं, लेकिन जब उनका इतिहास देखा जाता है या वर्तमान देखा जाता है तो किसी ने आरक्षण को ईमानदारी से लागू ही नहीं किया और आज वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियां तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म करने पर आमादा हैं। यानी जिस संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर चुन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने पर आमादा हैं, जो न केवल संविधान पर खतरा है बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की अस्मिता के साथ भी क्रूर मजाक है और फिर से उन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से साजिश के तहत वंचित करने की एक गंदी सोच है, जिसको भांपते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करने वाले वो सभी राजनीतिक पार्टी एकजुट होकर यथास्थितिवाद का मुकाबला करेंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संप्रभु राष्ट्र भारत की कल्पना की है, उस भारत की भी अस्मिता को बचाने के लिए एकजुट होकर के सड़क पर अगर उतरने की आवश्यकता होगी तो उतरेंगे भी, क्योंकि कुछ ऐसी ही यथास्थितिवादी ताकतें आज संप्रभु राष्ट्र भारत पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे उनके वो दूषित मानसिकता है जो आज भी इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। कमोबेश परिस्थितियां आज पूरे देश और प्रदेश में ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज दलितों और पिछड़ों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कहीं पर उन पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं मलमूत्र लेप करके उनको बेइज्जत किया जा रहा है, कहीं सिर मुड़ा करके उनको गांव में नंगा घुमाया जा रहा है। आदि आदि इस प्रकार से जो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम समझते हैं न केवल यह
मानवता पर अभिशाप और कलंक है, बल्कि भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत भी है। जब भारतीय संविधान इस बात को सुनिश्चित करती है कि संविधान की नज़र में हम सब एक हैं, हम किसी को भी जाति, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके बावजूद आज बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। न केवल आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। अभी माने जी ने इंगित किया कि आज अपनी झूठी वाहवाही लूटने वाले जब ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं, उन्हें शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अगर इस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी का मापदंड और मानक 5 किलो 10 किलो चावल है, तो स्वाभाविक रूप से हम विश्व गुरु बनने का सपना जो लोगों को दिखाते हैं वो न केवल तथ्यहीन है, बल्कि सरासर लोगों की आंख में धूल झोंकने जैसा है। यानी 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, आप समझ लें कि आज यह देश कितना पिछड़ा हुआ है, जहां पर लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के राष्ट्र को समुन्नत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते, वो केवल 5 किलो 10 किलो चावल पर लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं। यह है हमारा वर्तमान गया गुजरा बदहाल भारत। ऐसे लोगों के चंगुल से इस भारत को मुक्त भी कराना है, आरक्षण को 100% लागू करा करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के अधिकार को दिलाना भी है। भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इस भारत को बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम भी करना है और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक आज़ादी भी लेना है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो मुख्य मकसद हमारा है ही, क्योंकि मानवर कांशीराम जी कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। अगर सामाजिक आर्थिक आज़ादी लेनी है तो भी सत्ता के माध्यम से ही वो संभव है। इसीलिए आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता पड़ी है, जो हमारे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बहुत ही विचार मंथन, आपसी विमर्श और बहस करने के बाद तय किया कि ये देश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आज 90% आबादी है, उसके हकों पर डकैती 10% लोग डाल रहे हैं, उससे लोगों को मुक्ति दिला करके समानुपातिक हिस्सेदारी भी इस देश के बहुजन समाज को दिलाने का काम करना है। इसी नियत से भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। आज देश हो या प्रदेश हो, तमाम ऐसे छद्मवेशी लोग भी हैं जो दलितों और पिछड़ों की दुहाई तो देंगे, लेकिन मौका आने पर उनका गला काटने से भी बाज नहीं आते, यानी आरक्षण खत्म करने से भी उनको संकोच नहीं लगता।
विशेष रूप से डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण है, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। निकाले गए सभी सरकारी विज्ञापन इसके प्रमाण हैं। इसी के साथ ही साथ कोई प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर रहा है तो कोई आरक्षण को ही पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है, और कोई अघोषित रूप से आरक्षण के प्राविधानों को लागू न करने का पाप करके इनडायरेक्ट वे में वो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का हक मारने की कोशिश करता है। इसीलिए इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता और गहन विचार करने के बाद आज आप सभी लोगों के सामने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। हम समझते हैं हम लोग संयुक्त रूप से मिलकर के आगे काम करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग से इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़ों के न केवल सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे बल्कि इन संविधान की भी रक्षा करेंगे और यथार्थवादी ताकतों को धूल चटाने के लिए हम आगे मजबूत संघर्ष के साथ अपने इस अलायंस की उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पुनः धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ विश्वास और अपेक्षा भी करता हूं कि आज जो भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है, हम एक सूत्र में बनकर के संयुक्त रूप से बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस देश के उन तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को उनके विचारों पर चल करके समतामूलक समाज बना करके भारत राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक है ना, माननीय है ना, चालू है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, किशन क्लब में आज भारत के दलित, पिछड़े, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के और अन्य शोषित पार्टियों के अध्यक्ष की आज मीटिंग है और आम राय से भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है और माननीय मौर्य साहब, माननीय माने साहब ने अपनी बात कही। उसके बाद मुझे दायित्व सौंपा गया है भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय छोटू दादा द्वारा गुजरात में बनाई गई उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं और जो बात कही इसमें घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि इसको पढ़ के बताना बहुत ज़रूरी है। सम्मानित प्रेस के सदस्यों और भारत के पार्टी अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं को नमस्ते, जोहार भीम, जोहार सलाम, जय संविधान। मैं आज एक ऐतिहासिक क्षण में आपके सामने खड़ा हूं, जब हम भारतीय बहुजन अलायंस अपना व्यापक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण और न्याय संगत भारत के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप है। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय व्यवस्थागत बाधाओं का सामना कर रहे हैं। आज हम केवल वादे नहीं बल्कि 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव के लिए एक विस्तृत कार्यान्वयन योग्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारी प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा।
हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। हर जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जहां 60 दिन के भीतर मामलों का निपटारा अनिवार्य होगा। हम रैपिड रेस्पॉन्स टीमें बनाएंगे और पीड़ितों के लिए मुआवजे और सुरक्षा को बढ़ाएंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संविधान की मंशा अनुसार समय समय पर ढेबर कमीशन रिपोर्ट, मंडल आयोग, सच्चर समिति, वन अधिकार, पैसा कानून, 5वीं अनुसूची के प्रावधान, ST/SC आयुक्त की 28वीं रिपोर्ट व अन्य संकलन करेंगे जो जिसमें हमारी भागीदारी नहीं थी। इन लोगों ने अपने विकास के लिए बनाए। संकलन करेंगे, क्या धरातल पर क्रियान्वित हुई, मूल्यांकन करेंगे तथा वादा याद दिलाओ अभियान चलाएंगे। तो दूसरी ओर इन वर्गों के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाएंगे कि हमारे लिए चिंता की गई वो पहुंची या नहीं पहुंची। हम 4-6% दर पर ऋण प्रदान करने वाली समर्पित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, टैक्स हॉलीडे के साथ बहुजन इकोनॉमिक जोन की स्थापना और 65 वर्ष से आदि आयु के लिए 5,000 मासिक किसान पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का वायदा करते हैं। हम डॉक्टरेट स्तर तक पूर्ण शुल्क माफी, घरेलू अध्ययन के लिए रुपये 10 लाख तक, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 50 लाख तक की बढ़ी हुई छात्रवृत्ति और व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। इन वर्गों के छात्रों को सरकारों से मिलने वाली छात्रवृत्तियां माह की प्रथम तारीख को देय हो, सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्तियां बढ़ाई जाएं, बार बार फार्म भरने की प्रक्रिया बंद कराकर पात्र कार्ड जारी हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। हम निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण के कार्यान्वयन की मांग करते हैं जो सभी स्तरों पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। एक व्यापक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जनगणना साक्ष्य आधारित नीतियों का आकार देगी। यूनो द्वारा 2007 में जारी आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जो संसद में रेटिफाइड कराने की आवाज बुलंद करेंगे। हम मुफ्त चिकित्सा बीमा, विशेष स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देंगे। साथ ही बुनियादी ढांचा, स्वच्छ जल के लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर समुदाय तक पहुंचाएंगे। देश के 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत माननीय राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय आदिवासी के संरक्षक घोषित हैं। इन राज्यों में जनजाति परामर्शदात्री समिति TSC गठित है। आदिवासी के विकास व जल जंगल जमीन के हकों को सुरक्षित करने के लिए नियमित संवाद स्थापित करेंगे। 6ठी अनुसूची क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के अधिकारों के मुद्दों को भी उठाएंगे। हमारे कार्यक्रम में यह भी शामिल है प्रति व्यक्ति एक नौकरी की गारंटी, वन अधिकार अधिनियम, पैसा कानून का पूर्ण कार्यान्वयन एवं मैसा कानून को अस्तित्व में लाने की आवाज उठाएंगे। जो मैसा कानून संसद में पड़ा है लेकिन आज तक उसको उठा करके नहीं देखा, उसका अंतिम रूप नहीं दिया गया। जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन करने की बात करेंगे। समर्पित मीडिया चैनलों और सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण करेंगे। नियमित निगरानी और सामाजिक ऑडिट के साथ मजबूत शासन तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र पैटर्न लागू कराएंगे जो आदिवासी के विकास के लिए महत्वपूर्ण एक पहल है। प्रकृति बचाओ आंदोलन का भी आगाज करेंगे क्योंकि नाउ आवर ACR विल बी बाय द नेचर। अगर नेचर को नहीं बचाया तो पूरी मानवता को है, तो हम तो नेचर से जुड़े लोग हैं, इसलिए उसकी आवाज़ भी हम बुलंद करेंगे। हमारे स्पष्ट
कार्यान्वयन में समय सीमा निर्धारित की है। 100 दिनों के भीतर तत्काल कार्रवाई, 1 वर्ष के भीतर अल्पकालीन लक्ष्य, 2 से 3 वर्षों मध्य अवधि में के उद्देश्य, 3 से 5 वर्षों में दीर्घकालीन परिवर्तन। यह केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं है, यह लाखों भारतीयों के जीवन को बदलने के लिए हमारी गंभीर प्रतिबद्धता है, जिन्होंने समाज में अपने उचित स्थान के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। बदलाव का समय आ गया है। हम हर उस नागरिक को इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं जो समानता, न्याय, गरिमा में विश्वास रखता है। साथ मिलकर हम एक वास्तव में समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे और यह संभव है। ये मैं भारत के सारे अध्यक्ष जो आए हैं वो संकल्प लेते हैं और निश्चित ही हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बेलाराम जी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस पर क्लोजिंग रिमार्क देंगे INL के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि भाई मुजम्मल हुसैन जी, जो राष्ट्रीय महासचिव है, तो वो इस पे अपना क्लोजिंग रिमार्क देंगे। और इसके बाद कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन चर्चाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को साझा किया गया वो हमारे समुदायों SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की एकजुट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो एक मजबूत और समावेशी भारत के निर्माण के लिए साथ काम करने के लिए तैयार है। भारतीय बहुजन अलायंस एक दृष्टिकोण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि हमारी आवाज़ें सुनी जाएं, हमारे समुदाय सशक्त हों और हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जहां हर बहुजन को सच्चा सम्मान और अवसर मिले। आज एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां सहयोग हमारी रणनीति को आकार देगा, चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक हो। हम एक सामान्य घोषणा पत्र के तहत एकजुट होकर खड़े रहेंगे और अपने लोगों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। मैं सभी नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों का इस उद्देश्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद करता हूं। आज यहां आपकी उपस्थिति हमारी एकता की शक्ति को, हमारे साझा विश्वास को मजबूत करती है। साथ में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई पीछे न रहे। आइए हम इस कमरे को नई ऊर्जा और ध्यान के साथ छोड़ें, इतिहास बनाने के लिए तैयार और देश भर के लाखों बहुजनों की आकांक्षाओं को पूरा करें। आपका समय, आपकी प्रतिबद्धता और इस अलायंस पर आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। हम आगे बढ़ने के साथ साथ आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं। जय भारत, जय भीम। धन्यवाद भाई मुजम्मल हुसैन साहब। अब मैं पत्रकार बंधुओं से मैं ये अपील करता हूँ कि उनके जो भी सवाल हों वो जिन 4 लीडर्स ने इस प्रेस को संबोधित किया है उनसे आप अपने सवाल कर सकते हैं। पहले तो बहुत बहुत आभार कि आपने एक महत्वपूर्ण घोषणा आज की। आपके तमाम साथियों का मीडिया की तरफ से भी आभार। एक सवाल ये है कि क्या जो अरे आ जाएंगे, आवाज़ तसल्ली कर लो, 1 मिनट आ जाएगा। कौन सा ये जाग 85 में ज़्यादा जाग रहा है, तो चलिए सामने। सवाल ये है कि सर कि जो निकट भविष्य में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या बहुजन अलायंस जो है, भारतीय बहुजन अलायंस, उन राज्यों में चुनाव में जाएंगे आप लोग? हालांकि चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक फ़िलहाल झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बाई इलेक्शन, कुछ सीटों पे 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो राजनीतिक दल है, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो हमने महाराष्ट्र स्तर पर एक 10-11 पार्टियों का लोकल लेवल का, स्टेट लेवल का गठबंधन बना के
महाराष्ट्र की कुल 288 असेंबली की सीटें हैं, तो 288 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। नॉमिनेशन वहाँ करने का समय अभी तक 29 तक है, क्योंकि बाकी स्टेट का अलग है। झारखंड में हमारे कुछ साथी हैं, वो अपना इस इलेक्शन में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ यादव जी बैठे, उनके पार्टी के एक साथी है, हमारे राष्ट्रीय शोषित समाज दल के पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन में और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में हमारे गठबंधन के साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, हमारे देश में पहले से दो बड़े संगठन हैं, जो यूपीए है, एनडीए है, तो आप उनमें शामिल क्यों नहीं हो पाए, जो आपने अलग अपना अलायंस बनाया है? अच्छा, आपका शुक्रिया इस सवाल के लिए कि यही तो हमारा बुनियादी सवाल है। अगर यूपीए और एनडीए हमारे हकों की बात करता तो हम उसमें शामिल होते। उसमें हमारे हक और अधिकार की बात ही नहीं है, इसीलिए एक अल्टरनेट पॉलिसी और अल्टरनेट प्रोग्राम और एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स ये ज़रूरी है। और ये बीबीए के माध्यम से आपको अल्टरनेट पॉलिसी, प्रोग्राम और पॉलिटिक्स, ये तीनों की रचना करके जो भारत की राजनीति दो धड़ों में बंट चुकी है और सीमित हो चुकी है। एक धड़ा कांग्रेस ले रहे, दूसरा धड़ा बीजेपी ले रहे, लेकिन ये दोनों धड़े देश के बहुजनों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी सेम है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, और विकास के रास्ते पे ये दोनों भी कारपोरेट दलों के हाथों में खेलते रहते हैं। इसलिए एक नई पहल, एक न्यू इनिशिएटिव, ये भारत की मजबूरी है और ये बीबीए के माध्यम से पूरी होगी। स्वामी जी, सवाल आपसे है, जो छोटे मोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो कहते हैं कि हमें ईवीएम हरा देती है हर बार। कि आपकी कोई लड़ाई है ईवीएम के खिलाफ इस बार? पहली बात तो जिन पश्चिमी देशों से ईवीएम की शुरुआत हुई थी, विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होने के बाद उन देशों ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना बंद करा दिया। ईवीएम टेक्नोक्रेट बनाते हैं। जब ईवीएम को टेक्नोक्रेट बनाता है तो दुरुपयोग की गुंजाइश भी टेक्नोक्रेट कर देता है। अभी एलन मस्क ने खुली रूप से उन्होंने चुनौती दिया कि जब चाहें हम तब ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ईवीएम की दुरुपयोग की संभावनाएं 100% है। इसलिए भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में ईवीएम मशीन के माध्यम से नहीं, अपितु डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि सही मायने में जनादेश का मूल्यांकन किया जा सके। मेरी मान्यता है और हम समझते हैं, जितने भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं वो सब चाहती हैं कि पूर्व में जो वोटिंग व्यवस्था थी उसे बहाल किया जाए और ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करना बंद कराया जाए। सर, लगता है ईवीएम जो है, ईवीएम खराब है, ईवीएम धांधली होती है, सबसे पहले लड़ाई ईवीएम लड़ लीजिए, बाद में संगठन जो आपने बनाया है। इसके लिए आपको क्लियर कर दूं, ईवीएम आई है पार्लियामेंट द्वारा, ये चुनाव आयोग द्वारा नहीं आई है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इसमें संसद द्वारा संशोधन हुआ और बैलेट बॉक्स के जगह ईवीएम मशीन, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदला हुआ, तो ये पार्लियामेंट से किया है। तो जब ये पार्लियामेंट से सब कुछ होता है तो हमारे लोगों को पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत है, कब ये हम कर पाएंगे। मौर्य जी एक सवाल है, जब देश में धर्म और जाति की राजनीति हावी है तो आप लोग कैसे टिक पाएंगे? देखिए, बहुत छोटी बात है। आज जब हम
समतामूलक समाज बनाने की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। हम इस फार्मूले के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करेंगे, क्योंकि हिंदू के नाम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर सही मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को ये हिंदू मानते तो इनका आरक्षण खत्म नहीं करते, इनके सिर पर खड़े होकर पेशाब नहीं करते, शरीर में मलमूत्र लेप करके उसका उपहास नहीं करते। आज अभी कल की एक घटना है, झांसी में एक दलित का सिर मुड़ा करके गांव में नचाया गया, पेट पर उल्टा टांगा गया, बेइज्जत किया गया। इसके पहले अभी इसी उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की हत्या की गई, और हत्या करने वाले एक वर्ग विशेष के हैं। क्या जब ये हत्या करते हैं, आरक्षण खत्म करते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो उस समय हम इनको हिंदू नजर नहीं आते? इसका मतलब है हिंदू अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के ओर पर डकैती डालने का एक फार्मूला। सही मायने में आज भी हम अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और पिछड़े हैं, जिसको पहले ये शूद्र कह करके हमारे साथ जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए परिस्थितियां पैदा करते थे। आज भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी भारतीय संविधान का अनुकरण ठीक से न करके मनोव्यवस्था के मुताबिक समाज को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाले लोग आज सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों पर कहर बर्पा कर रहे हैं, जुल्म-जाति अत्याचार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, और साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से इनको अपमानित करने का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, यह जो 100 में 90 की आबादी है, इसको हम एकजुट करके सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करेंगे। और आज का भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। समतामूलक समाज की स्थापना करने का मंत्र ही हमारा सबसे बड़ा धार्मिक अस्त्र है। इसलिए हम इस रास्ते पर चल करके अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। धर्म इस देश में एक नहीं अनेक है, तो यह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से भारत नहीं चलेगा। भारत चलेगा भारतीय संविधान से, क्योंकि भारतीय संविधान का दर्जा किसी भी धर्म और धर्म ग्रंथ से ऊपर है। तो हमारे लिए हमारा धर्म राष्ट्र धर्म, भारत हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। भारत का अस्तित्व बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के बताए रास्ते पर चलना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मानी साहब सब बाबा साहब की बातें करते हैं, अब तो विचारधारा ये हो गई है कि आप लोगों के माध्यम से कि गले के अंदर माला और विचारों पे ताला, जहाँ जिनसे आपकी लड़ाई है, आप लोग भी कहीं कम नहीं है। क्या बाबा साहब को इस समय टोकरे में रख के बेचने का काम नहीं किया जा रहा है? ऐसा है कि हर महापुरुषों के साथ समय समय पे एक बदलाव तो ज़रूर आता है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, वो अपने समय के साथ होता रहता है। लेकिन उसका जो मूल रूप से जो ढांचा होता है, जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होता है, वो इंटैक्ट रहता है। कसूर होता है उस रास्ते पर चलने वाले लोगों का, वो महापुरुषों का कसूर नहीं होता है। अगर उसको सही लोग मिले तो फिर एक बार उसको पुनर्जीवित ताकत के साथ किया जा सकता है। यही तो इन्होंने कहा कि हम पॉसिबल है, हम बिलीव करते हैं कि हम फिर एक बार कर सकते हैं। यही तो हम बीबीए की भूमिका रख रहे हैं
कि बीबीए ठीक है, SC/ST के MP MLA है, लेकिन वो अगर कारीगर साबित होते तो हमें नया प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के 84 है, ट्राइब के 47 है, बैकवर्ड के 137 है, मुस्लिम के 24 है। लेकिन अगर ये अपना काम ईमानदारी के साथ कर सकते थे तो हमें BBA की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए ये कसूर बाबा साहब का नहीं है, बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलने वाले लोगों की कमी जिनमें है उनका कसूर है। सर ये जो है चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, फंडिंग कहाँ से है? दूसरा, विदिन बाबा साहब अपने जितने भी चंदा लेते थे उसका हिसाब देते थे, क्या BBA अपने चंदे का हिसाब देगी? ये तो एक तो अच्छी बात है आपने पूछा कि आजकल के पॉलिटिक्स के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें होती हैं। आपने हमें ये सवाल पूछा, अच्छा किया, लेकिन ये सवाल मोदी जी को कोई कोविड के बारे में, कोविड PM फंड का क्या हुआ, ये आपने कभी उनको सवाल किया? वो तो हुक्मरान में बैठे हैं, भारत सरकार के पूरे बजट का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके बारे में इस देश में कोई सवाल नहीं करता। और अब जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं फिर भी हम आपके सवाल का स्वागत करते रहते कि वी बिलीव इन ओपन फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबल फंक्शनिंग। तो सारे मामले में जो भी चाहे वो आप हमसे समय समय पर मांग सकते हैं और वो आपको समय समय पर दिया जाएगा। और एसपी के कैसे गठबंधन होगा सर? ये जी बगैर BSP और SP के कैसे गठबंधन संभव? आज तक जिनको संभव हुआ ऐसे सारे दलों को हमने संपर्क किया, जो आज आए उसमें से लगभग 38-39 पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। बाकी लोगों को भी निमंत्रण ऑर्गेनाइजर के तरफ से भेजा गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी भविष्य में इस नए एक्सपेरिमेंट के साथ मूवमेंट और राजनीति के हित में ज़रूर आएंगे, ये हमें विश्वास है। अगर मायावती माने साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आपके अलायंस में 30 पार्टियों का संगठन है और जो आपके ही सिद्धांत पे जो राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि असपा और बसपा और भी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप जिन विचार से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए वोट काटने का काम तो नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 30 पार्टियों को संगठन है और आपने न्योता दिया, वो नहीं आए, तो और जनाधार आपका क्या है? मेन भाई वोट में जनाधार मायने रखता है जी। आज के राजनीति का फोकस अब सेंट्रल पॉलिटिक्स के बजाय स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा है। जितने स्टेट्स यूनिट मजबूत रहते हैं तो सेंटर की राजनीति मजबूत होती है। और इसलिए हमारे जो पीछे सारे राजनीतिक दल के सम्मानीय अध्यक्ष बैठे हैं वो अपने अपने स्टेट में पकड़ बना के बैठे हैं या भविष्य में और उसको मजबूत कराएंगे। फेडरल पॉलिटिक्स में राज्यों के यूनिट जितने मजबूत होंगे उतनी केंद्र की राजनीति मजबूत होगी। और इसी का प्रयास हम BBA के माध्यम से भी होगा कि एक तरफ से सेंटर की राजनीति हम मजबूत सफलता के साथ करें और स्टेट वाले हमारे राजनीतिक दल है उनको भी एक ताकत सारे माध्यम से देने के प्रदान करके उनको भी राज्यों के राजनीति में मजबूत करें। तब ये दोनों तरफा ताकत बढ़ेगी तो हम सेंटर में आराम से जो भी पॉलिसी मेकर है, जिसकी भी सरकार है, उनको गले की हड्डी बन सकते हैं। माने साहब, अधिकतर जो अलायंस बने हैं और अलायंस काम करते हैं, जब काम होता है तो दूसरे की झोली में जाके बैठ जाते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी तक ये चला आ रहा है। ये आपका सवाल भारतीय राजनीति का गिरता हुआ जो लेवल है उसको इंगित करता है और ये देन बड़ी पार्टियों की है, बड़े पार्टियों की है। आप पे लोग विश्वास क्यों करें? विश्वास करने लायक कार्यक्रम और काम जब BBA करेगा तो हमें उम्मीद है वो जरूर विश्वास करेंगे। आपसे है मेरा, संविधान बचा रहे थे दो नेता उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। क्या कहना चाहोगे, क्या उन्होंने संविधान बचा? चुनाव भी हो गया है, दलितों के बारे में जो डिसीजन आता सुप्रीम कोर्ट से उसमें वो लागू कर दिया हरियाणा में BJP ने। क्या कहना चाहोगे वर्गीकरण का? पहली बात तो पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा मैंने दिया था।
अच्छी बात ये रही कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना मुद्दा बनाया और जिसके कारण केंद्र की भाजपा सरकार बैसाखी पे आई। भले ही भाजपा का सुपड़ा न साफ हुआ हो, लेकिन बैसाखी पर आने से ये तो स्पष्ट हो गया कि संविधान बचाओ का नारा सामयिक था और आगे भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से यथार्थवादी ताकतें सत्ता में आने के बाद संविधान विरोधी काम कर रही हैं, स्वाभाविक रूप से ये संविधान पर प्रत्यक्ष हमला है। इसलिए हम सभी अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात करते हैं तो संविधान बचाने की प्राथमिकता भी हमारी सर्वोपरि होगी। रही बात हम इसको कैसे कारगर करेंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न आए जिसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हम नकारात्मक बात पर विश्वास नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भी एक राजनीतिक शून्यता आई थी, लेकिन मानवर कांशीराम जी पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान को जगाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का भी काम किया। जब मानवर कांशीराम साहब सफल हो सकते हैं तो उन्हीं के मिशन के सिपाही हम लोग भी हैं। मानवर कांशीराम जी के रास्ते पर चल करके हम लोग सफल क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। इसलिए हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम और राजनीतिक पार्टियों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग मिलकर के समतामूलक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और कोशिश होगी कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था वो साकार हो। सब शोभायात्रा निकाल रही है उत्तर प्रदेश में, देश में पत्थरबाजी हो रही है और एक व्यक्ति की जान चली गई है। इन शोभायात्राओं में जो युवा जा रहा है वो कभी अभी नौकरी के लिए सड़क पर नहीं आता, आगे अपने आंदोलन नहीं करता है, लेकिन वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, यही दुखद है। आज ये बीबीए बनाने की आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि संप्रभु राष्ट्र पर कुछ यथार्थवादी ताकतें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई का जिस देश में नारा लगता था, वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। अभी बहराइच की जो घटना दिखाई गई, सीधे सीधे वहाँ पर जो भी भीड़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई है, तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले, एक वर्ग विशेष के घरों पर हमला करने वाले, दुकानों को जलाने वाले, घरों में आग लगाने वाले लोग नारा लगा रहे थे, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं यथार्थवादी ताकतों से सवाल करता हूं, क्या जय श्री राम का नारा, जय बजरंगबली का नारा आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस है? इसलिए आज बीबीए की आवश्यकता इसीलिए है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगी है, इनको भी हम जवाब दे सकें। इसलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना आवश्यक है, और वो तभी खड़े हो सकते हैं जब उनके पास कोई विचार हो
और वो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का, मानवर कांशीराम साहब जी का, जिसके बिना पर हम इस बात को घर घर जनता तक ले जाएंगे, सावधान करेंगे, सजग करेंगे। क्योंकि मेरी मान्यता है इस देश का मुस्लिम, इस देश का ईसाई विदेशी नहीं है। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समय समय पर सामाजिक रूप से सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए अपना धर्म बदले हैं। वही धर्म परिवर्तन करके कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल किया है, कभी ईसाई बना है, और यहाँ तक कि सिख धर्म का इजाद भी इसी वर्ग के लोगों ने किया है। क्योंकि हमारी आदि संस्कृति बौद्ध संस्कृति रही है, हजारों साल तक ये बौद्ध राष्ट्र के रूप में था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। जब भारत संप्रभु राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए मेरी मान्यता है जो भी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की मांग करता है ये देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यथार्थवादी ताकतें चुप हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका इनको मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहाँ पर फिर इस अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा देश के तमाम आज़ादी के उन रणबांकुरों ने जो एक सपना संजोया था कि आने वाला भारत खुशहाल होगा, संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूत होगा और हमारा हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएगा, यह सपने साकार हों। इसलिए भारतीय संविधान और संप्रभु राष्ट्र को सशक्त बनाने और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा में किसी हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार होकर के इस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि इस देश में जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो, विषमता खत्म हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। जिस प्रकार से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब संविधान की नज़र में एक हैं, वो एका बनी रहे, ये हमारा लक्ष्य है। मेरे एक सवाल है। अभी आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लिया, मान्यवर साहब का नाम लिया, फिर विचार और विचार की ताकत का नाम लिया आपने। राजनीति के भाषण, आश्वासन देना और राजनीति के उस समय समस्याओं को हल करना और समस्याओं को इंगित करना, आप क्या लगता है कि इन मुद्दों से आप राजनीति आप सत्ता स्थापित कर पाएंगे? या जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जमीन पर कैडर का काम किया था, जिस ताकत से आप लड़ने जा रहे हैं, जिस ताकत से आरएसएस से या बीजेपी से, उसके जमीनी स्तर पर आज भी सुबह 5 बजे वो कैडर लेता है। और जो आपने तमाम मनुवाद, तमाम की बात कही, वो उसी कैडर के आधार पर ही आप सभी को समझा पाएंगे कि इस आधार पर हम सत्ता पाएंगे। इसके लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि 30 पार्टियों को संगठन है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका जो सुझाव है और प्रश्न है वो बहुत ही सकारात्मक है, हम इससे सहमत हैं। और यही कारण है कि अभी तक हम वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करने के लिए इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और कैडर चलाने के लिए भी हम पक्षधर हैं, क्योंकि मानवर कांशीराम जी के साथ काम करने का मौका लंबे अरसे तक हमें मिला है और मानवर कांशीराम के उसी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जो बाबा साहब के मिशन पर आधारित है। तो स्वाभाविक रूप से आपके विचारों से सहमत है और हमारा भी मकसद कैडर चला करके लोगों को सजग और सावधान करना है, क्योंकि जब तक हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक वो सावधान नहीं होगा
सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा